सूचित करने का तरीका R0 बताया गया था। और निकटतम पहुंच की दूरी से हम लोग क्या करते हैं बालक, तो इसकी सहायता से नाभिक के आकार का पता लगाते हैं। इसमें एक डायग्राम है, डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाइए। तो अल्फा पार्टिकल को जब किसी नाभिक के तरफ भेजा गया तो आप देख सकते हैं कि नाभिक से पहले ये अपने पाथ से विक्षेपित हो जाता है, मतलब नाभिक से होकर नहीं गुजरता है। कारण क्या है कि अल्फा पार्टिकल और नाभिक इन दोनों के पास समान प्रकृति का आवेश होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर ये भी क्या है, न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। हो गया बालक। अब इसमें आप देख सकते हैं कि R0 आपको दिख रहा होगा, मतलब इतना दूरी से नहीं पहुंच पाया, नाभिक के पास इतना दूरी से नहीं पहुंच पाया। तो याद रखेंगे, जिस न्यूनतम दूरी से ये नाभिक तक नहीं पहुंच पाता है उसी न्यूनतम दूरी को हम लोग निकटतम पहुंच का दूरी कहते हैं। और लिखने का तरीका क्या होगा, R0 होगा। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। हो गया बालक, हटा दे इसको, लिखा जाए इसके नीचे। इसके नीचे लिखेंगे निकटतम पहुंच की दूरी, इसके नीचे लिखा जाए निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी R0 बराबर 1/4πε0 2ZE² अपॉन E। या आप के भी काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ये गतिज ऊर्जा होता है। इसको समीकरण 1 दे दीजिएगा। R0 इक्वल टू कितना, 1/4πε0 2ZE² अपॉन E। और ये जो आप E लिखे हैं इसको गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो सबके बारे में एक एक करके लिख लेंगे। बुआ बात मत करो। जहां 1/4πε0 वैल्यू बताइए, 9 × 10⁹ यूनिट बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। अब इसमें Z क्या है, तो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा E क्या है, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, चलिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और जो स्मॉल e देख रहे हैं ये विद्युतीय आवेश होता है और ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। लिख लेंगे इसको। चलो निकलो तो तुम बुआ, चल जा पीछे, चल जा पीछे, चल जा। चलो ना ना ओ कोना में जा। चलिए हो गया बालक। लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 निकटतम पहुंच की दूरी का आवश्यक व्यंजक है। समीकरण 1 निकटतम पहुंच की दूरी का आवश्यक व्यंजक है, निकटतम पहुंच की दूरी का
आवश्यक व्यंजक है। एक क्वेश्चन लिखे तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखा जाए एक अल्फा कण है जिसकी गतिज ऊर्जा, एक अल्फा कण है जिसकी गतिज ऊर्जा 8 गुने 10 के पावर -13 जूल है, जिसकी गतिज ऊर्जा 8 गुने 10 के पावर -13 जूल है। इसे स्वर्ण नाभिक द्वारा प्रतिक्षेपित किया जाता है। इसे स्वर्ण नाभिक द्वारा प्रतिक्षेपित किया जाता है। अतः निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करें। हो गया बालक। अब क्या क्या दिया हुआ है, तो आपने बोला कि सर एनर्जी दिया हुआ है 8 गुने 10 के पावर -13 जूल। और क्या दिया हुआ है बालक? तो आप कहिएगा कि और तो हमको जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए? तो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो बताइए परमाणु संख्या सोना का कितना होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर बोला, बता बालक। 79। चलिए 79 हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही ना चाहिए था। तो गिवन डाटा में तीनों हो जाएगा। एक और वैल्यू था 1/4πε0, ये तो जानते ही हैं, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ये था ना बालक। अब निकटतम पहुंच का दूरी हम लोग कैसे लिखे हैं? R0 = 1/4πε0 2z E²/E। सब वैल्यू रखिए, रिजल्ट निकालिए। तो R0 = 9 × 10⁻9, ये 2 हो जाएगा। Z79 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और नीचे E है, तो E है आपका 8 × 10⁻13। अब इसको हल कर लीजिए। कितना रहा आंसर? कितना रहा बालक?
सॉल्व करके बताइए कितना रहा है। तो देखिए ये आना कितना चाहिए, तो आना चाहिए 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। आ रहा है किसी का? घर पे इसको बाकी लोग हल करेंगे और चेक करेंगे। चल जो भी आएगा इतना आना चाहिए। अब देखिएगा कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। अब कितना 10⁻⁻ लेके आ रहे हैं, कोई 17 लेके आ सकता है, कोई 25 लेके आ सकता है। सॉल्व कीजिएगा। हेडिंग दिया जाए आगे, आगे हेडिंग देंगे हाइड्रोजन परमाणु का, आगे हेडिंग दिया जाए हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर। आगे हेडिंग देंगे हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी होता है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से निकालेंगे एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हो गया बालक? लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा, nवीं कक्षा या nवें स्तर पर, या nवें स्तर पर ऊर्जा, nवें स्तर पर ऊर्जा निम्नलिखित सूत्र की सहायता से, निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान देंगे nवें स्तर का ऊर्जा स्तर या nवीं कक्षा के लिए एनर्जी लेवल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। एनर्जी लेवल किसके लिए, तो n किसी भी ऑर्बिट के लिए ले सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु में। तो अभी कितना होगा -13.6 अपॉन n², और ये किस में होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, याद रखिएगा। अब n क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। 1 से रखिए, लगातार निकालिए सबका। पहले इसको लिख लीजिए आप। हो गया बालक? अब यहां से निकालना शुरू करेंगे एक एक कक्षा के लिए। तो यहां लिखेंगे ए नंबर में, ए नंबर में लिखा जाए यदि इलेक्ट्रॉन मूल स्तर में, यदि इलेक्ट्रॉन मूल स्तर में या सबसे अंदर की कक्षा में, मूल स्तर में या सबसे अंदर की कक्षा में, सबसे अंदर की कक्षा में घूर्णन करता हो तो, सबसे अंदर की कक्षा में घूर्णन करता हो तो, घूर्णन करता हो तो, हो गया बालक? घूर्णन करता हो तो ऊर्जा, ऊर्जा, तो ये ऊर्जा किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। तो बताइए यहां पर लिख सकते हैं यदि n बराबर 1 हो तो,
यदि n बराबर 1 हो तो E1 बराबर कितना, तो कहिएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर है, तो n का वैल्यू तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कीजिए, इसका यूज किए थे हम लोग, लिख लेंगे। तो ये ऊर्जा किसका है, तो ग्राउंड स्टेट का ऊर्जा है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट का है, मूल स्तर का ये ऊर्जा है वाला। हो गया। इसके नीचे लिखा जाए, यह है हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा है, यह है हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है जब हाइड्रोजन के परमाणु की, जब हाइड्रोजन के परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा होती है, जब हाइड्रोजन के परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, तब यह मूल अवस्था में होता है, तब यह मूल अवस्था में होता है, मूल अवस्था में होता है। मूल अवस्था को कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ठीक है, आपसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से चलना शुरू किया, तो याद रखिएगा कि इसका मतलब कहां से चलना शुरू किया, तो n=1 से, या कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ गया तो याद रखेंगे n=1 में वो आ गया। चलिए, ये तो पहला था ए नंबर में। बी नंबर में लिखेंगे, यदि n=2 हो तो, यदि n=2 हो तो E2 -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन 4, अब डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा, 4 3 जा 12 हो गया, एक इसमें आ जाएगा 4 4 जा 16, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लिए। बी नंबर में इसको लिख लेंगे। हो गया, लिखेंगे अर्थात, इसके नीचे अर्थात इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में, अर्थात इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में, इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में घूर्णन करता हो तो, इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में घूर्णन करता हो तो, घूर्णन करता हो तो हाइड्रोजन परमाणु की घूर्णन करता हो तो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अतः यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के, अतः यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजित अवस्था का, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम उत्तेजित अवस्था का, प्रथम उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है, प्रथम उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है। तो आपको पिछले क्लास में शायद हमने बताया था कि उत्तेजित अवस्था क्या होता है,
तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर, ठीक है, एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है तो जिसमें जाएगा वो एक्साइटेड स्टेट। तो आपको ये भी बताए थे कि इसको पहला उत्तेजित अवस्था कहा जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे। 3 वाले को क्या बोलेंगे, दूसरा, क्योंकि वो एक से चला है, एक का नाम तो ग्राउंड दे दिए, तब तो दूसरा ही पहला कहलाएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यही कहलाता है वाला। चलिए अब यही निकालिए जाए किसके लिए, तो सी नंबर में निकालेंगे। सी नंबर में होगा कि यदि n इक्वल टू 3 हो तो, यदि n इक्वल टू 3 हो तो E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए कितना आएगा बालक, माइनस हो गया, तो एक बार में, ठीक है, एक बार में हो गया 3, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे -13.6 अपॉन 9, माइनस 9 एकम 9, कितना इसमें जाएगा, इसमें कितना जाएगा, तो 4 जाएगा, तो 9 5 45, 46 हो जाएगा ना जी। तो आप कहिएगा कि सर 5 तो दिख रहा है, 45 हो जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अब बताइए 45 होगा तो एक बच जाएगा, फिर दशमलव दीजिएगा, तो एक बार में जाएगा, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं इतना। तो इसको लिख लिया जाए, दशमलव के 1 या 2 अंक तक आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो अब इसके नीचे बोला जाएगा, हो गया बालक, लिखेंगे यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के, यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है डी नंबर। यदि n बराबर 4 हो तो, n बराबर 4 हो तो E4 बराबर -13.6 और n कितना है आपका, 4 है, 4 का स्क्वायर -13.6 और ये 16, ज्यादा हो गया, ऊपर कम हो गया, कितना होगा, घटा के देखिए तो 8 तो होगा, 4 है कि 5 है, इसके बाद या तो 4 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, 8 5 आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो एक स्टेप आगे चल के चेक कर लेंगे, हाँ ठीक है, सही करे, 5 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिख लेंगे, इतना क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए किसका ऊर्जा आप निकाल दिए, कहिए 4 है तो घटा दीजिए, 3 हो जाएगा, तो तीसरा उत्तेजित अवस्था का ये ऊर्जा है। तो लिखा जाए, लिखेंगे इसके नीचे लिखा जाए, यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे उत्तेजित अवस्था का, हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है, तीसरे उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है ई नंबर में। यदि n इक्वल टू 5 हो तो, 5 हो तो E5 बराबर
-13.6 अपॉन n स्क्वायर, तो n तो 5 है, तो -13.6 और नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये रहा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख लेंगे। अब लास्ट वाला निकाल दे रहे हैं, सबसे लास्ट वाला। अब कितना निकालिएगा, तो अनंत होता है कक्षा, तो हम लोग 3 गो 4 गो निकाल के देख लिए। अब जिसका का है उसका निकालिए, जितना n देगा रख के निकालते रहिएगा। अब हम लोग अनंत वाला निकाल लेंगे। हो गया बालक? लिखेंगे यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के, यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के चौथे उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है, चौथे उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा है। और F में सबसे लास्ट वाला निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे यदि n बराबर इन्फिनिटी हो तो, n बराबर इन्फिनिटी हो तो, अनंत हो तो अब अनंत वाले का निकालिएगा तो -13.6 अपॉन इन्फिनिटी। अब स्क्वायर करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सब रिजल्ट का हो जाएगा। लिख लीजिए। कहाँ हो? लिख दे। तो ये किसके लिए निकाले हैं आप? अनंत के लिए, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है ना कि इतना ही ऑर्बिट होगा। ठीक है, जितना क्वांटम संख्या बढ़ाना है बढ़ाते जाइए। तो अनंत लेके काउंट करते हैं। तो एक चीज और मालूम चल रहा है कि जैसे जैसे नाभिक से हम दूर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप देख सकते हैं कि सर बढ़ रहा है। तो अनंत मतलब इसको 0 मत कर दीजिएगा। अनंत मतलब बहुत अधिक, जिसका गणना करना निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है। इसको अनडिफाइंड भी, अपरिभाषित भी कहा जाता है। पढ़े ना इन्फिनिटी के बारे में? चलिए तो लिखेंगे, लिखा जाए यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के, यह ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के अनंत कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के अनंत कक्षा के लिए ज्ञात किया गया है, अनंत कक्षा के लिए ज्ञात किया गया है, अनंत कक्षा के लिए ज्ञात किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जब n बराबर अनंत हो तो, अतः हम कह सकते हैं कि जब n बराबर अनंत हो तो इलेक्ट्रॉन, जब n बराबर अनंत हो तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के, n बराबर अनंत हो तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिकीय आकर्षण बल से, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिकीय आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है, नाभिकीय आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है, नाभिकीय आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है। तो ये बताइए, नाभिक से आप दूर जा रहे हैं तो आप पे बल, आप पर जो बल लग रहा है वो घटेगा कि बढ़ेगा? तो घट जाएगा। नाभिक के जो नजदीक रहता है उस पर उतना ही बल ज्यादा नाभिक लगाता है, दूर रहिएगा तो आप पे कम बल लगाएगा। इसीलिए
बाह्यतम कक्षा से ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? उसको निकालने में हमको कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाभिक से दूर रहने का मतलब है कि आप पर कम बल लगा रहा है नाभिक। तो इस स्थिति में क्या कर लेते हैं हम लोग, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम थोड़ा सा देख लिया जाए। अच्छा, बात नहीं वाला। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ नाम लिखना होगा। तो आप कहिएगा कि सर ई जो है n बराबर 1 वाला है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, n बराबर 6 है और n बराबर अनंत है। क्लियर है बालक? तो अगर बात किया जाए कि इसका एनर्जी लेवल बताइए, तो कहिएगा E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाले हैं हम लोग। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। इसमें बात किया जाए तो कहिएगा कि E2 इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें बात करेंगे तो E3 इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें बात किया जाए तो E4 इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें बात किया जाए तो E5 इक्वल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही ना निकाले हैं जी। अब लास्ट वाला तो E इन्फिनिटी इक्वल टू क्या कर लिया जाए जी। अब हमको ये बताइए कि जो नीचे वाला है इसको क्या कहेंगे, तो ग्राउंड स्टेट। इसको कहा जाता है निम्न अवस्था। निम्न अवस्था ग्राउंड स्टेट, इंग्लिश में लिखना होगा ग्राउंड स्टेट। और बाकी जो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं, इसको कहा जाता है उत्तेजित अवस्था। और इंग्लिश में एक्साइटेड स्टेट। कहां से स्टार्ट है, तो दूसरा से स्टार्ट है, कहां तक गया है, अनंत। डायग्राम बनाइए, डायग्राम जल्दी बनाइए वाले।
हो गया बालक। आगे हेडिंग दिया जाए, छोड़ दो, वीडियो में से बना लेना। चलिए, जो डायग्राम नहीं बना पाए हैं छोड़ दीजिए, न बना लीजिएगा वीडियो में से देखकर। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आगे हेडिंग देंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हो गया बालक। तो देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो कलर बैंड होता है। हम लोग लाइट में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि सर ये स्पेक्ट्रम आप लिखे हैं लेकिन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझना होगा। तो ध्यान देंगे, अभी जो पीछे वाला डायग्राम बनाए हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं से, ठीक है, अलग अलग कक्षाओं से टूटकर, ठीक है, अलग अलग निम्न कक्षा में आता है। मतलब उच्च ऊर्जा से टूटकर निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो अब बताइए कि अगर ऊपर से टूटेगा तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ आ सकता है, ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो हमने बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे ये हमारा फर्स्ट वाला है, कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा से पहला में आ गया, ठीक है, तीसरा से पहला में आ गया, चौथा से पहला में आ गया। मतलब इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन अनंत से भी, अनंत से लास्ट यहां से ले रहे हैं कि अनंत से यहां आएगा, तो स्टार्ट कहां से हुआ था, तो दूसरा से। तो याद रखेंगे ये अलग टाइप का रेडिएशन निकालेगा। ये जो रेडिएशन होगा ये कुछ अलग टाइप का होगा और इसका क्षेत्र भी अलग होगा। अब ये जो आप बनाए थे इसमें कहां से कहां आया था, तो दूसरा से पहला में आया था। अब हमने बोला कि ये काम किया जाए, अगला स्पेक्ट्रम पे बात किया जाए, तो ये कहां से आएगा बालक, तो याद रखेंगे ये थर्ड वाला है, ये तीसरा से दूसरा में आएगा, चौथा से दूसरा में आएगा, पांचवा से दूसरा में आएगा और अनंत से दूसरा में आएगा। तो ये कुछ अलग टाइप का रेडिएशन निकलेगा। फिर बोलेंगे कि ये कहां से आया था, तो थर्ड से। अब ऊपर वाला थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, हमने बोला कि अगर 4 से 3 में आएगा तो इसके बाद 5 से 3 में आएगा, 6 से 3 में आएगा और अनंत से 3 में आएगा। तो ये कैसा रेडिएशन होगा, तो ये भी अलग टाइप का होगा। तो याद रखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्तेजित अवस्था से, मतलब हायर, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से एक ग्राउंड स्टेट, या ग्राउंड नहीं कहेंगे, ग्राउंड मतलब ये पहला होता है, तो आप लोअर कहिएगा। ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो आने के क्रम में ऊर्जा त्याग क्या आता है। अब बताइए कि जो यहां से तीसरा से दूसरा में आया तो एनर्जी तो त्याग किया ही होगा, जो यहाँ पर चौथा से दूसरा में आया तो ये भी एनर्जी त्याग किया होगा। तो बिल्कुल बिना एनर्जी का त्याग किए हुए आप उस ऑर्बिट में इसमें आइए नहीं सकते हैं। इसमें आने का मतलब कि आपका एनर्जी इतना ही होना चाहिए, याद रखिए। तो इस केस में आप बोलेंगे कि सर अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में, मतलब एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो इस स्थिति में जब वो आएगा तो ऊर्जा का त्याग करके आएगा और वही ऊर्जा हमको
रेडिएशन के रूप में मिलता है और इसी रेडिएशन के क्रम को हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे, लिखा जाए हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो निश्चित आवृत्ति, जाता है तो निश्चित आवृत्ति, तो निश्चित आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य, निश्चित आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य की विकिरण, निश्चित आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य की विकिरण उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। अतः, अतः यह विकिरण निश्चित आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य की विकिरण उत्सर्जित करता है। अतः यह विकिरण, अतः यह विकिरण स्पेक्ट्रमी रेखाएं, अतः यह विकिरण स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाते हैं। अतः यह विकिरण स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाते हैं। इसी में लिखना होगा स्पेक्ट्रमी रेखा की, स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य, स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य उन दोनों, स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य उन दोनों ऊर्जा स्तरों के, उन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य, उन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा पर, उन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा पर निर्भर करता है, उन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, जिनमें, जिनमें इलेक्ट्रॉन का, जिनमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, हो गया गलत, जिनमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। इसका मतलब कि कौन रेडिएशन निकलेगा किस पर डिपेंड करेगा, तो इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस पर, इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप है, गैप पर डिपेंड करेगा कि कितना रेडिएशन, कितना वेवलेंथ का रेडिएशन निकलेगा। बस यहीं पे रोकते हैं, अभी और है अगले क्लास में।